अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। ईरान ने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिख के ये जानकारी दी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बातचीत के दौर के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में यानी अरब दुनिया में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने बने हुए हैं हमको तबाह बर्बाद कर देंगे और सभी एम्बेसीज और तमाम तरह की चीज़ों को हॉस्टाइल कर लेंगे। ये लेटर आप मेरे साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जानकारी देते हुए कहा है, इफ अटैक्ड ऑल बेसेस फैसिलिटी एंड एसेट ऑफ द हॉस्टाइल फोर्सेस इन द रीजन would constitute legitimate target in the context of Iran's defensive response। यहाँ पर साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो हम बड़े पैमाने पर जवाब देंगे। अब मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर ये लेटर देखिए। ये लेटर ईरान की तरफ से लिखा गया है यूनाइटेड नेशन को, वहां पर पहुंच गया है और इसका जवाब भी आया है। साइड में ये खबर देखिए, 19 फरवरी की ये खबर है, यानी 19 फरवरी को ईरान ने यूनाइटेड नेशन को ये पत्र लिखा है। जब लगातार बातचीत चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड और अलग अलग जगहों को माध्यम बनाकर बातचीत हो रही है, तो फिर ऐसे में ईरान को क्या जरूरत पड़ी यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखने की? बिल्कुल जरूरत पड़ी, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका जो बातचीत का दाव चल रहा है वो दाव कहीं ना कहीं ईरान के समझ में आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कुछ और ऐसी खबरें हैं जिन्होंने ये खुलासा किया है कि ईरान और अमेरिका की जंग होना लगभग तय हो चुकी है, तय मानी जा रही है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे हमारे भाई अशोक कुमार पांडे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए आप। इस रिपोर्ट के अंदर आपको पूरी विस्तार से ये जानकारी मिलेगी कि मामला आखिर क्या होने वाला है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप और हम बातचीत करते हैं। बाकी सब खबरों पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी खबर ईरान से यह आई है कि साउथ ईरान में एक भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है 5.5 मैग्नीट्यूड का। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह रियल भूकंप है या फिर ईरान ने आखिर एटॉमिक परीक्षण कर लिया है, एटॉमिक बम बना लिया है और उसके असर से यह परीक्षण हुआ है। अगर वाकई एटॉमिक बम बन गया है, जिसका दावा पहले भी लारिजानी और बाकी लोग कर चुके हैं, तो यह सारे हालात को बहुत बुरी तरह से बदल देगा। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो। कल बातचीत हुई थी और मैंने बताया था कि बातचीत के बाद ईरान ने यह कहा था कि बातचीत काफी सही दिशा में आगे बढ़ी है। 20 दिन का विंडो दिया गया था, यानी 20 दिन के अंदर ईरान को रिटर्न में प्रपोजल देना है कि आगे वो किस किस मुद्दे पर बात करेगा, कितने कितने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच में एक्जियस के बराक राविड ने यह खुलासा किया, रात को यह खुलासा किया कि अमेरिका भले बातचीत कर रहा है लेकिन जंग के लिए तैयार है और जंग होकर रहेगी, कोई भी इस जंग को रोक नहीं सकता है। बातचीत असल में फेल हो गई है, यह दावा था बराक राविड का। बराक राविड को मैं अक्सर कोट करता रहता हूं, अमेरिका और इजराइल के एक्सपर्ट माने जाते हैं और पहले भी इन्होंने कई सारी बातें की हैं। लेकिन इधर यह लगता है कि बराक राविड पत्रकार की जगह इजराइल के, आप यह कह सकते हैं कि परसेप्शन को बनाने वाले आदमी की तरह ज्यादा काम कर रहे हैं। पिछली बार भी जब ईरान और अमेरिका की राउंड 1 की बातचीत हुई थी ओमान में, उसके बाद भी बराक राविड का ऐसा ही ट्वीट आया था। एक्सियोस में ऐसी ही स्टोरी की थी कि बातचीत तो फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद दूसरे राउंड की बातचीत हुई। अब ये जो ये कह रहे हैं कि जंग बिल्कुल लाजिम है, इसके पीछे कई सारे लॉजिक भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका ने इस समय जितनी अपनी आर्मी लगाई हुई है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जितनी उसकी जहाजें और बाकी सारा कुछ लगा हुआ है, इराक वार के बाद, और इराक वार काफी पहले हुआ था, 2003 में हुआ था, यानी 2003 के बाद पहली बार अमेरिका की इतनी सारी सेना दिखाई दे रही है आपको वेस्ट एशिया में। स्क्रीन पर मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, ये वीडियोस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट कितनी तेजी के साथ बढ़ा है, कितनी तेजी के साथ खास तौर पर जो हवाई हमले की तैयारी है वो की गई है। रिफ्यूएलिंग की होती है कि आसमान में ही जहाजों में ऑयल गैस जिसकी जरूरत है वो भर दिया जाए, उनको जमीन पर ना उतरना पड़े, ताकि देर तक जहाजें आसमान में रह सकें और अटैक कर सकें। और अमेरिका ने अपनी बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारी जहाजें, और ये तो आपको पता ही है कि 2 अपने जंगी जहाज लगाए हुए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जहां से हवाई जहाज उड़ सकते हैं और उड़ के हमला कर सकते हैं।
तो एक तरफ यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका लगातार प्रेशर बढ़ा रहा है और वेस्ट एशिया के अंदर, खाड़ी के अंदर ईरान के इर्द गिर्द अपना जो आर्मी प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ा रहा है। इसको देखकर किसी को भी यह अंदाजा होगा कि अमेरिका असल में लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या वाकई वो लड़ाई के लिए जाएगा? क्या वाकई ईरान पर हमला इसी हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकता है? क्या ईरान पर जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? ये सारे वो सवाल हैं जिनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, जो ही यह हमला तेज होने की बात हुई, जो ही हमला होने की बात हुई, त्यों ही बयान लगातार आना शुरू हो गए। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के बाद रूस में नंबर 2 माने जाने वाले लावारोव का बयान आया है और लावारोव ने यह बयान दिया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो वो बेसिकली आग से खेल रहा है। यह आग से खेलने की तरह होगा, इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद चाइना को आप देखिए, चाइना से खबर लगातार आ रही है कि चाइना रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा है ईरान को। यानी समंदर के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी खबरें ईरान के पास पहुंच रही हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें तो इसमें एक के नीचे एक 2 बयान आपको दिखाई देते हैं। पहला बयान यह दिखाई देता है कि पूरी तरह से अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है और दूसरा बयान दिखता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। अब इस जंग का जो मकसद बताया जा रहा है वो सबसे बड़ा मकसद है रेजीम चेंज। रेजीम चेंज का मतलब सरकार बदलना। सरकार बदलने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। या तो देश के अंदर कोई इतना बड़ा ग्रुप हो कि बाहर से गड़बड़ी हो और देश के अंदर जो सरकार है उसका तख्ता पलट करके वो गद्दी पर बैठ जाए, और या तो विदेश की सेना जमीन पर उतरे और जमीनी लड़ाई लड़ते हुए उन जगहों पर, उन मरहलों पर कब्जा करे जहां से सत्ता चलाई जाती है। खामनेई को गिरफ्तार कर ले, फलां को गिरफ्तार कर ले और वहां पर अपने आदमी को बिठा दे। फूट ऑन लैंड की जो बात है, जमीन पर पैर रखने की जो बात है, तो याद रखिए कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। 90 मिलियन लोग रहते हैं वहां पर और काफी बड़ा देश है। वहां पर जमीन पर अगर पैर अमेरिका की सेना रखती है तो याद रखिए कि यह जंग महीनों नहीं बरसों चलेगी और इसमें हजारों इजरायली मारे जाएंगे और हजारों अमरीकी भी मारे जाएंगे। यह तय है। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें अमेरिका आएगा और 4 दिन में सब कुछ करके चला जाएगा अगर जमीन पे उतरता है तो बराक राविड और बाकी लोग जो तैयारी बता रहे हैं वो ये तैयारी बता रहे हैं कि ईरान की जो मेन लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी खामनेई साहब को, पजेश्कियन को, लारिजानी को और वहां की जो आर्मी की लीडरशिप है उसको निशाना बना के खत्म किया जाएगा ताकि ईरान की सत्ता पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए। और उसके बाद जो उनका प्लान है कि ईरान को कई हिस्सों में बांटकर और ईरान के तेल, गैस और इस तरह की चीजों पर कब्जा कर लिया जाए, जो बेसिक प्लान है ताकि इजराइल उस इलाके में इतना मजबूत हो सके कि कोई और मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे। यह टोटल प्लान है। अब इस प्लान को अगर आप देखिए, अमेरिका को इस प्लान से कुछ नहीं मिलना है, यूरोप को भी इस प्लान से कुछ नहीं मिलना है। यूरोप का तो वैसे ही नुकसान हो रहा है जब से ईरान और रशिया से सस्ता तेल खरीदना उन्होंने लगभग बंद किया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसी का है तो वो इजराइल का है। उसका जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, जो सपना है, वो पूरा हो सकता है। ईरान के तबाह बर्बाद होने के बाद वो सऊदी अरबिया से लेकर बाकी मुल्कों में जिन जमीनों पर दावा करता है उन जमीनों तक अपने मुल्क को बड़ा कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के फायदे के लिए यह हो सकता है। अब अगर सोचते हैं हमला करेंगे तो क्या होगा, वाकई ईरान तबाह बर्बाद होगा या ईरान के जवाब से क्या होगा, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन 2 बातें यहां पर करनी जरूरी है। पहली बात तो यह कि यह हमला क्यों हो सकता है। हमला होने का अगर सबसे बड़ा कारण कोई होगा, सबसे बड़ी वजह कोई होगी, तो याद रखिए वो एप्स्टीन फाइल होगी। कल एक वीडियो आया और यह ऑफिशियल वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने भी पोस्ट किया था। उसमें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है टेड लेव। टेड लेव जाने माने वकील हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं और जाहिर तौर पर डेमोक्रेटिक हैं तो ट्रंप के विरोधी तो होंगे ही। उन्होंने यह कहा कि अभी आधी एप्स्टीन फाइल्स जो खुलना बाकी हैं
उसमें ऐसे सबूत हैं कि ट्रंप ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार किया है, जिना किया है, रेप किया है। यह दावा किया है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टेड ल्यू ने बाकायदा वीडियो बना के। वीडियो तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अंग्रेजी में है इसलिए मैं हिंदी में उसमें जो कुछ कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया पर कई सारी फाइल्स ऐसी चल रही हैं, कई सारी फाइल्स ऐसी लगी हुई हैं जो जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं और जिनमें बहुत साफ यह दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने ये सारी हरकतें की हुई हैं। आधी फाइलें खुल गई हैं, आधी फाइलों में ही एलन मस्क से लेकर पता नहीं किसका किसका नाम आ गया है और आधी फाइलों को खुलवाने के लिए जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। बॉन्डी जो वहां की लॉ सेक्रेटरी हैं, जब बैठकर उस पर बयान दे रही थी और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस समय भी टेड ल्यू ने खुलकर कहा था कि तुम संविधान की शपथ लेकर, संविधान की कसम खाकर और झूठ बोल रही हो। यह सीधी सीधी बहस हुई थी। तो ट्रंप का गला जो है बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। मिड टर्म इलेक्शन होने हैं जिसमें जीतने की उम्मीद वैसे ही बहुत कम है और अगर बुरी तरह से हारता है तो गद्दी जानी तय है। तो जो बचे हुए 3 साल हैं, उन 3 सालों में उसको एप्स्टीन फाइल से कैसे भी ध्यान भटका कर रखना है। तो एप्स्टीन फाइल से मीडिया का ध्यान पूरी तरह से हट सके, इसके लिए ईरान पर वो हमला कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसे ही नेतन्याहू भी गले तक फंसा हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है, राष्ट्रपति हरजोग सारे दबाव के बावजूद उसको आम माफी नहीं दे रहे हैं और वहां पर कट्टरपंथियों ने अलग तमाशा मचाया हुआ है, सड़क पर उतरे हुए हैं। नेतन्याहू के लिए भी अंदर की प्रॉब्लम बड़ी है, तो वो भी चाहता है कि अगर ईरान से जंग शुरू हो जाए तो 2-4 महीने और हमारी सरकार शांति से चलेगी, उसके बाद कुछ सेटिंग कर ली जाएगी अगले इलेक्शन को टलवाने के लिए या अगले इलेक्शन को ईरान पर जीत के भरोसे जीतने के लिए। लेकिन क्या ईरान पर जीत इतनी आसान है? एक वीडियो मैं देख रहा था और यह वीडियो यूएस के एक एक्स आर्मी ऑफिसर का था, सीनियर आर्मी ऑफिसर का था। उसमें उन्होंने 2 या 3 बातें बहुत जरूरी कही। पहली बात तो यह कहा कि 12 रोजा जंग को याद कीजिए, ईरान ने 6% इजराइल को तबाह कर दिया था, यानी इजराइल जितना है उसका 6% 12 रोजा जंग में तबाह हो गया था और उसके बाद से ईरान रोज 300 मिसाइलें बना रहा है। तो सोचिए उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। तो अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो इजराइल की तबाही और बर्बादी तय है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका अगर हमला करता है, वो भले बहुत सारे जहाज और बाकी सब इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन अगर वो हमला करता है तो डर यह है कि उसकी जो मरीन है, सबमरीन जो उसने वहां पर लगाई हुई है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो लगाए हुए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और एक और यूएसएस जो भेजा गया है, उन्होंने ये कहा कि इनको ईरान तबाह कर सकता है, इनको ईरान समंदर में डुबो सकता है। याद कीजिए आयतुल्लाह खामनेई ने भी उस दिन जब बयान दिया था तो यही कहा था कि ये बहुत खतरनाक जहाज हैं, हम जानते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो इनको समंदर में डुबा सकते हैं। एक अगर ऐसी मरीन डूबती है तो 5000 अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। तो उनका यह कहना है कि ईरान इन सबमरीन्स को डुबो सकता है और इसलिए अमेरिका के लिए यह सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि ईरान की मिसाइलों के रेंज में अमेरिका के जितने वहां पे बेसेज हैं वो सारे के सारे हैं और अमेरिका अगर हमला करेगा तो पलट के ईरान उन बेसेस को तबाह करेगा। जहां तक बात है वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारने की, ये लोग भूल जाते हैं कि ईरान में 2nd और 3rd जो लीडरशिप है वो भी तैयार है। पहली बार भी जब हमला हुआ था 12 रोजा जंग के दौरान तो कई सारे सीनियर लोगों को मार दिया गया था, लेकिन देखते देखते दूसरे लोगों ने उनकी जगह ले ली और ईरान जहां था वहां खड़ा रहा। तो यहां भी अगर सीनियर लीडर्स को खत्म कर ही दिया जाता है, मान लीजिए, इतना आसान भी नहीं है, तो तुरंत उनकी जगह लेने वाले हैं। ईरान में एक पूरा स्ट्रक्चर है कि एक आदमी अगर जाएगा तो उसकी जगह कौन आएगा, वो जगह लेने वाले हैं और जो जगह लेने वाले हैं वो भी उतने ही काबिल हैं, वो लगातार लड़ते रहेंगे। तो मोटा मोटी बात यह कि इतना आसान नहीं होगा ईरान को तबाह करना। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ये लोग भूल जा रहे हैं। अभी जब ईरान ने अकेले नेवी की ड्रिल की है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को थोड़ी देर तक बंद रखा था। 25 से 30% सप्लाई जो आती जाती है खाड़ी के अंदर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वीडियो में कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया जाए तो कैसे मिडिल ईस्ट के लिए सप्लाई आना भी बंद हो जाएगा और मिडिल ईस्ट से तेल और बाकी चीजों का बाहर जाना भी बंद हो जाएगा।
यानी जो बात ईरान बार बार कह रहा है कि अगर यह जंग होती है तो इसमें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट फंसेगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कोई भी नेशन हो, ओमान हो, कोई नहीं चाहता है कि यह जंग हो, क्योंकि यह सबकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक होगी, नंबर एक। और नंबर दो, यह इजराइल को इतना मजबूत बना देगी अगर अमेरिका और इजराइल जीतते हैं कि बाकी मुल्क फिर इजराइल के सामने कभी जबान नहीं खोल पाएंगे, कभी सीना नहीं चौड़ा कर पाएंगे। तीसरी और बड़ी बात यह कि ईरान के जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, जो रेजिस्टेंस के साथी हैं ईरान के, वो इस बार खामोश नहीं बैठेंगे। 12 रोजा जंग में ईरान ने उनको नहीं कहा था, इसलिए वो खामोश थे। लेकिन अगर इस बार जंग होती है, आप याद कीजिए कि रेड सी को कितने दिनों तक बंद करके रखा था हूथी ने। अमेरिका आ गया, अमेरिका चला गया, बहुत सारे हमले हुए, बम बरसे, लेकिन रेड सी नहीं खुला तो नहीं खुला। और उस समय रेड सी बंद था तो यूएई और सऊदी अरबिया ने जमीन का रास्ता दे दिया। इस बार सऊदी अरबिया जमीन का रास्ता देगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जमीन का रास्ता देने का मतलब है ईरान से दुश्मनी, जो सऊदी अरबिया कभी नहीं चाहेगा। तो जो हमले होंगे वो बहुत तरीके से होंगे। हूथी इधर से रेड सी ब्लॉक करेगा, हमास के पास जो बची खुची ताकत है वो लगा के वो फिर जमीन पर उतरेगा, हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो लगाएगा, और इराक की जो मिलिशिया है उसको तो अभी टच ही नहीं किया गया है, वो अपने तरीके से हमला करेगा। तो ये समझिए कि रीजनल वार होना तो तय है। और इन सब के बीच जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर वाकई ईरान ने एटॉमिक बम बना लिया है, भूकंप उसकी वजह से आया था, तो इसका मतलब यह जान लीजिए कि यह जंग बेहद जानलेवा साबित होने वाली है, जिसमें इजराइल और ईरान दोनों के पास एटॉमिक पावर है। इसके अलावा एक और बात जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जो मैं बार बार लगातार कह रहा हूं, रशिया और चाइना कतई नहीं चाहेंगे कि ईरान तबाह हो, बर्बाद हो। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मोहब्बत है। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी सबको दोस्त बनाते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं हो। तो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की ये वीडियो आपने देख ली। इसमें तमाम तथ्य और सबूत ऐसे दिखाए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में माहौल अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और तमाम तरह की चीज़ें और खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं मान्य है। इसी के साथ साथ मेरे साइड में एक खबर आप और देखिए, ये करंट रिपोर्ट ने छापते हुए बताया है, फॉर्मर सेंटकॉम ऑफिशियल बॉब हार्डवेयर, इन्होंने कहा है, फॉर्मर जो पहले वहाँ के ऑफिशियल सेंटकॉम के अधिकारी थे, वो बता रहे हैं कि अगर अमेरिका स्ट्राइक करने पर आ जाए तो ईरान के ऊपर लगभग हर दिन 100 से ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। IRGC के जो हेडक्वार्टर हैं और फैसिलिटी हैं उन विद इन आवर्स, यानी कुछ घंटों के अंदर ही ख़त्म कर देगा, और बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये खबर देखकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि अमेरिका ईरान को चंद घंटों के अंदर ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितनी भी खबरें दिखाते हैं फॉर्मर सेंटकॉम ऑफिशियल, ये वो अधिकारी हैं जो इजराइल समर्थक हैं, अमेरिका समर्थक हैं, जो इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने पर आ जाए तो ईरान ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दूं, जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, तब तक इजरायली समर्थक, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे मीडिया वाले दूसरे लोग हों, उन्होंने बातचीत शुरू होने से पहले ही ये कह दिया है कि ये बातचीत फेल हो चुकी है और अमेरिका का ईरान पर हमला करना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि ये इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और किसी भी हद तक ईरान और अमेरिका के बीच में संधि नहीं होना चाहिए, यानी डील नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो जाती है तो उससे इजराइल को नुकसान होगा, क्योंकि अरब दुनिया में इजराइल को टक्कर देने वाला वाहिद एक ही देश है जिसका नाम है ईरान। तो तमाम तरह की चीजें वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका को लेकर कुछ और अपडेट आने वाले हैं, जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।